गुड इवनिंग एवरीवन। इससे पहले की क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में हम आप लोग को केमिस्ट्री का स्टार्टिंग फॉर्मेट समझाए थे, मतलब बेसिक केमिस्ट्री का सारा कुछ हम समझा चुके थे। इसके आगे हम फिर से आज कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस क्लास का फॉर्मेट हम थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देते हैं। फर्स्ट हम बताए थे एलिमेंट में टाइप कितना होता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड, इनर गैस, ये सारा कुछ हम क्लियर कर चुके थे प्रीवियस क्लासेस में। कंपाउंड बताए थे, कंपाउंड में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मिक्सचर बताए थे, मिक्सचर में हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, ये सारा कुछ बताने के बाद फिर हम डिस्कवरी बताए थे कि एटम कैन नॉट बी स्प्लिटेड, ये डाल्टन बोले थे, डाल्टन जी। उसके बाद आए थे रदरफोर्ड, फिर उसके बाद गोल्डस्टीन, उसके बाद चैडविक और जे थॉमसन, और भी बहुत सारे क्लियरिफिकेशन किए। तो ये सारा कुछ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, ये सारा कुछ का डिस्कवरी हो गया। लेकिन सवाल यहाँ पर आके ये रुक जा रहा है कि हम सब कुछ को तो समझ गए, लेकिन किसी भी चीज को, ये सारा कुछ को हम सरियाने का तरीका हम कैसे समझेंगे। तो ये सरियाने का तरीका अगर हमको समझ में आ गया, सिंपल सी बात है, अगर हम घर में कोई सामान लाते हैं बहुत ज्यादा जैसे, तो हम उसको कोई एक कोना में रख देते हैं, लेकिन उसको सरियाने का एक तरीका होता है, तो वो सीक्वेंस हमको सीखना पड़ेगा। तो वो सीक्वेंस कौन समझाया गया था। तो लेट अस स्टार्ट द न्यू टॉपिक। तो इसके बाद आए थे निल्स बोहर। इससे पहले क्या तो हम आप लोग को समझा चुके हैं गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, चैडविक, ये एक बार में हम ऐसा समझाए थे, आप लोग को शायद याद हो गया होगा। प्रोटॉन का डिस्कवरी, न्यूक्लियस का डिस्कवरी, रदरफोर्ड, नेम्ड ऑफ प्रोटॉन, रदरफोर्ड, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, प्रोटॉन, चैडविक, न्यूट्रॉन, जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन। तो ये सारा कुछ हम समझा दिए थे। फिर उसके बाद हम समझाए थे मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। तो ये फिर से हम थोड़ा सा समझा देते हैं। तो किसी भी चीज का, जैसे हम यहाँ लिख दिए 23, ऊपर में जो इंडिकेट करता है, और ये सिंबल ऑफ सोडियम नीचे इंडिकेट कर रहा है, ये एटॉमिक नंबर। तो यही होता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर लिखिए या फिर इलेक्ट्रॉन लिखिए या फिर प्रोटॉन लिख लिए, ये सब बराबर होता है। ये जो है ऊपर वाला, इसको हम मास नंबर कहते हैं। तो मास नंबर अब होता क्या है, किसी भी चीज का एक वैल्यूएशन होता है, एक वेट होता है। जैसे हम अपना वेट बताएंगे 50 kg, 60 kg, 70 kg, तो ये हम बताते हैं। तो यहाँ पर भी सोडियम का भी एक पर्टिकुलर वेट होगा। तो इसी तरह जितना भी एलिमेंट आज हम पढ़ेंगे, जितना भी एलिमेंट आप लोग पढ़ चुके हैं, सबका अलग अलग वेट होता है। तो ये जो वेट है, ये क्या चीज से डिटरमाइन करता है। तो हम 23 लिख दिए, तो यहाँ समझ में तो नहीं आया होगा कि ये टोटल डिटरमाइन कैसे करेगा। तो एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों बराबर होता है। इसमें अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एडेड कर देते हैं, याद रखिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर हम ऐड कर दिए यही में, तो वो हो जाता है मास नंबर। सिंपल सी बात है, ये है मेरा न्यूक्लियस, इसमें है मेरा प्रोटॉन और इसमें है मेरा न्यूट्रॉन, और ये है मेरा एक सर्कल जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो ये पूरा जो पार्ट है, ये तो इसको अगर हम पूरा पार्ट, होल पार्ट को अगर हम बोलेंगे तो इसको हम कहेंगे एटम। तो अगर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा, जितना ज्यादा प्रोटॉन रहेगा, जितना ज्यादा न्यूट्रॉन रहेगा, ये सबको मिला के ही ये मेरा मास नंबर क्रिएट होगा। समझ में आया? ये सबको मिला के ही मेरा मास नंबर, कोई भी चीज, जैसे ये सामान है, अगर हम इसके अंदर, जैसे ये सामान है, ये डस्टर है, ये डस्टर में क्या क्या चीज लगा है, पहला ये वुडन, दूसरा ये फोम। अगर ये दोनों को अगर हम मिला देते हैं तभी इसको हम वेट बोलेंगे। अगर मान लो ये फोम हम हटा दिए तो ये मेरा डस्टर नहीं कहलाएगा, ये सिर्फ वुडन है। अगर हम ये दोनों मिला दिए तो यही हुआ मास नंबर।
अब इसमें हम क्या मिला दिए, मान लो इसको हम न्यूट्रॉन बोल दिए और इसको हम प्रोटॉन बोल दिए या एटॉमिक नंबर बोल दिए या हम इलेक्ट्रॉन बोल दिए। जैसे ये दोनों को मिला तो इसका टोटल वेट आ गया। अब इसमें से अगर फोम का वेट 20 ग्राम है और वुड का वेट मान लो 50 ग्राम है, तो टोटल डस्टर का वेट 70 ग्राम हुआ। कैसे? दोनों को एडिशन करके। तो सेम यही प्रोसेस यहां पर हम यूज करते हैं। तो मास नंबर को क्या हम बोलेंगे, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस एटॉमिक नंबर या प्लस इलेक्ट्रॉन या प्लस प्रोटॉन। लेकिन जितना कुछ भी हम पढ़ते हैं जिसको हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में पढ़ते हैं, तो ये इतना तक समझने के लिए हम आपको क्लियर कर चुके हैं प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर, ये तीनों चीज हम क्लियर कर चुके हैं। लेकिन जब हम केमिस्ट्री का फॉर्मेट पढ़ते हैं तो इसमें क्या आता है, एटॉमिक नंबर से हम रिलेटेड सबको करते हैं। तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसको हम कहेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसको हिंदी में बोला जाता है आवर्ती सारणी। इसको हम, यही चीज होता है जो एलिमेंट, टोटल एलिमेंट हम बता चुके 118 एलिमेंट टोटल होता है। तो इसको सरियाने का तरीका, उसमें कैसे सरियाया जाता है। तो अब ये वाला चीज तो हम यहां तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब इसके आगे हम समझाते हैं। तो नेल्स बोहर हमको बताए थे कि किसी भी चीज को कैसे सजाया जा सकता है। तो 118 एलिमेंट का नाम याद तो होगा नहीं सबको। हम स्टार्टिंग का 30 या 20 को हम समझा देते हैं, तो इससे आगे का समझ में आ जाएगा। तो कैसे होता है ये हम पहले बताते हैं। ये एक नया फॉर्मेट समझाए थे जिसको हम सजाने के तरीका में एक नया बोले थे। इसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। ये 2n स्क्वायर क्या होता है तो यहां हम समझाते हैं। पहला ये हो गया न्यूक्लियस, ये एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस टाइप से रोटेशन करेगा इलेक्ट्रॉन, किसका, इस न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो फर्स्ट स्टेज में ये ऐसे टोटल 8, इसके आगे बढ़ता जाएगा। तो यही चीज को हम बोलते हैं के एल एम, इसके आगे जाएगा एन। और यही चीज को हम 1 2 3, इसके आगे 4। तो ये प्रोसेस से सजाने का तरीका है। तो 2n स्क्वायर फॉर्मेट हो गया। इसमें हम पुट करते जाएंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18, 2 इंटू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो फर्स्ट सेल ऑफ न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ सेल 32 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर 50। तो इस तरीके से हम सरियाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं सेल, शेल ऑफ एन ऑर्बिट। ये एक ऑर्बिट में घूम रहा है, एक रोटेशन कर रहा है, बार बार चक्कर लगा रहा है। तो ये हो गया शेल ऑफ एन ऑर्बिट। तो इसी को कैसे सरियाया जाएगा, तो अगर हम कोई सा भी एलिमेंट को सरियाने का तरीका अब हम देख लेते हैं। यहां क्लियर है, इसको हम मिटा देते हैं। यहां अगर हम लिखते हैं तो हमको पहले से पता है, ये हम पहले से समझा चुके हैं। इसको कहते हैं इनर्ट गैस, ये हो गया पूरा इनर्ट गैस।
तो ये पूरा लिस्ट हो गया इनर्ट गैस का, ये पहले से स्टेबल होता है, इसीलिए हम इसको इनर्ट गैस कहते हैं। स्टेबल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को किसी भी चीज का जरूरत पड़ना। हमको कोई चीज का कमी हो गया है और किसी के पास कुछ ज्यादा है, तो वो मेरा कमी को पूरा कर देगा, इसी को कहते हैं अनस्टेबल। और स्टेबल का मतलब होता है जो चीज मेरे पास में है, जैसे मेरे 10,000 रुपीज सैलरी है और 10,000 में मेरा घर आराम से चल जा रहा है, तो हमको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन वही कंडीशन सेम हो गया, ऐसा कुछ कंडीशन हो गया, मान लो मेरा 10,000 सैलरी है और अचानक से मेरे घर में कोई बीमार पड़ गया या फिर मेरे घर में कोई ज्यादा फंक्शन हो गया, तो हमको पैसा किसी से उधार लेना पड़ेगा। तो ये चीज तो मेरे पास में अनस्टेबिलिटी आ गया ना, तो इस वजह से हम किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होंगे। तो ये डिपेंडेंसी जो होता है इसको हम अनस्टेबिलिटी कहते हैं। इंग्लिश में हम डिपेंडेंसी बोले, यहाँ पर हम अनस्टेबिलिटी कहेंगे। और ये जितना है ये अपने से स्टेबल है, इसको किसी भी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अब हम समझाते हैं ये वाला चीज कैसे हम सेट करते हैं। तो पहला है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां 10 हम समझा दिए और हम 10 समझा देते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारा कुछ जो अब हम देख रहे हैं, ये सारा कुछ जो है ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में दिख जाएगा। तो बेसिक सा याद रखना, अगर हम स्टार्टिंग का 30 फॉर्मेट याद कर लेते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा हमको केमिस्ट्री को समझने में। तो याद कर लिया जाए, क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, नियोन। यहाँ है नियोन, यहाँ तक लिखा गया, ये यहाँ तक स्टेबिलिटी है, 18 तक का हम समझा दिए। इसके बाद आ जाएगा पोटेशियम और कैल्शियम। अब केमिस्ट्री में किसी भी चीज को मिलाने के लिए, जैसे हम लिख दिए H2O, तो हम सवाल यहाँ पर आया कि हम H2O ही क्यों लिखे। मेरा मन कर जाता हम HO भी तो लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर H2O लिखाया क्यों? तो यही चीज को हम अच्छा तरीके से समझ जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं आयनिक फॉर्मेशन और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक फॉर्मेशन और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक फॉर्मेशन होता क्या? तो पहला चीज तो नेल्स बोहर क्या समझाए थे हमको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये जो नंबर है इसको हम कॉन्फ़िगर कैसे कैसे करेंगे। तो पहला शेल में, यहां हम शेल का फॉर्मेट पहले से समझा दिए। पहला शेल में सबसे ज्यादा 2 रहेगा, उसके बाद 8 रहेगा, उसके बाद 18 रहेगा, उसके बाद 32 रहेगा, उसके बाद 50 रहेगा। तो इसी को हम KLMN के फॉर्मेट में, या फिर 2 into 1 का स्क्वायर, 2 2 into 2 का स्क्वायर 8, 2 into 3 का स्क्वायर 18, 2 into 4 का स्क्वायर 32, 2 into 5 का स्क्वायर 50, ऐसे समझा। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या आता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास में कुछ नहीं, तो ये 1 लिखाएगा। इसके बाद हीलियम 2 लिखाएगा, लिथियम 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, 2 8 1, 2 8 2, 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8, 2 8 8 1, 2 8 8
2। ये चीज हम क्लियर कर दिए। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रोल होता है केमिस्ट्री में, व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रोल को समझने के लिए आसान सा भाषा में अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, तुम बचपन से पढ़े 6, 7, 8, 9, 10 में किसी भी चीज से मिलाने मतलब एलिमेंट को कंपाउंड बनाने के लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैलेंसी याद करना। हर टीचर यही बात कहते हैं, बिना वैलेंसी के केमिस्ट्री नथिंग। तो यही केमिस्ट्री नथिंग जो है, इसी को हम समथिंग तो बना लेते हैं या एवरीथिंग बना लेते हैं, तो वैलेंसी याद कर लेते हैं। तो कोई बच्चा बोलेगा सर याद करने में दिक्कत होता है, तो अगर ये वाला चीज है तो इसको और हम इजी कर देते हैं। अब कैसे इजी करते हैं वो हम आराम से समझा देते हैं इस जगह में। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या समझ में आया। इससे पहले हम समझाए थे मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटालॉइड क्या होता है और इनर्ट गैस क्या होता है। तो इनर्ट गैस के लिए कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, तो ये चीज है। तो मान लो हम ऐसा लिखे हैं, ये ग्रुप का हम देखते हैं, तो लास्ट का नंबर, लास्ट सेल, द नंबर इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन ऑर्बिट, द नंबर इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन ऑर्बिट, मतलब बाहर वाला ऑर्बिट में जो जो नंबर दिख रहा है उसको कहेंगे द नंबर इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन ऑर्बिट। बाहर का जो भी बाहर है, इसके लिए तो यही सबसे बड़ा बाहर है, ये भी तो सिर्फ एक ही है तो यही बाहर है, कुछ नहीं है मतलब एक है तो यही बाहर हुआ। अब इसमें 2 है तो 2 में जो बाद में आया वो बाहर हो गया, इसमें 3 है तो ये तीसरा नंबर बाहर है, इसमें 4 है तो ये वाला नंबर बाहर है। तो सबका आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन ऑर्बिट को हम यहाँ पर लिखते हैं। मान लो हम लिख दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये जो हम नंबर लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, या तो हम ये पोजीशन से लिखे हैं या तो हम ये पोजीशन से लिखे हैं, तो हम लिख दिए। तो इससे हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, इससे हम डिटरमाइन कैसे करेंगे कि कौन सा वैलेंसी और क्या है। तो एकदम इजी तरीका है याद करने का। पहले चीज याद रख लो, इससे पहले जब वैलेंसी पढ़ते हैं ना तो उससे पहले एक और लाइन आता है जिसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है, तो एकदम इजी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, द नंबर इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो भी नंबर आउटर मोस्ट सेल के में रहता है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो ये जितना कुछ भी हम लिखें ये सब मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये नंबर को तो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से मेरा इनर्ट गैस हो चुका है, तो इसके साथ कोई चांस नहीं बनता है मेरा किसी भी चीज को मिलाने का। स्टेबिलिटी ये पहले से है। अनस्टेबल को मतलब जो टॉप लेवल का बच्चा है उसको क्या जरूरत है और पढ़ने का, जो एकदम पूरा जानकार है। अब हम ही को कोई बोलेगा क्लास 2 का किताब पढ़ो तो हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ, हमको कोई बोलेगा 12 का किताब पढ़ो, ग्रेजुएशन का किताब पढ़ो तो हम पढ़ेंगे, क्योंकि 2 का जितना कुछ भी हम देखेंगे हमको सब याद है। तो ये पहले से स्टेबल है तो इसको जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ आता है, तो जो नंबर मेरा 1, 2, 3 के फॉर्मेट में आता है, जो भी नंबर मेरा 1, 2, 3 के फॉर्मेट में आता है ये हो जाता है मेटल। तो इसका वैलेंसी क्या होगा, +1, +2, +3। तो एक और चीज हमको समझ में आया कि जो भी मेटल रहता है उसका वैलेंसी प्लस में रहता है। ये आ गया मेटालॉइड। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, यही में आ जाता है मेटालॉइड में। तो कार्बन तो हम पहले समझा दिए थे, कार्बन को हम मेटालॉइड में नहीं गिनते हैं, कार्बन अलग चीज फॉर्म करता है। ये 5, 6, 7 जो हो गया, इसके नजदीक में क्या है, 8 है, तो ये इसके नजदीक जाने का कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा -3, -2, -1। तो जो माइनस में ये हो गया नॉन मेटल, ये हो गया नॉन मेटल। तो +1, +2, +3। तो अब यहां सवाल आ गया कि व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल। तो जो नंबर है उसको हम लिख सकते हैं व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मेटल। यहाँ पर तो 1, 2, 3 पॉजिटिव हो गया, जो नंबर है ये हो गया मेटालॉइड। 4 ये जो फॉर्म करता है ये तुम्हारा टेट्रा वैलेंसी फॉर्म करता है, जिसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे।
कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब कोवैलेंट क्या होता है, आयनिक फॉर्मेशन मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट क्या होता है, और शेयरिंग ऑफ बॉन्ड क्या होता है, इसको और हम समझा देंगे। लेकिन आज हम तुम लोग को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेट पूरा समझा देते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, तो यहां तक मेरा क्लियर है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है। तो अब हम किसी भी चीज का, जैसे हम कोई भी नंबर ले लिए, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि इसका वैलेंसी क्या है, तो हम क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, बस हम एक फॉर्मेट समझेंगे कि ये नंबर कौन सा, इसका एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर अब क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से हमको एटॉमिक नंबर तो पहले समझना पड़ेगा ना। 10 बार एक चीज को याद करो, उससे अच्छा एक ही चीज ऐसा याद कर ले जो जिंदगी भर मेरे काम आ जाए। तो हम समझा रहे थे, याद कर लेना है एटॉमिक नंबर का फॉर्मेट। अब एटॉमिक नंबर भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसको भी हम सरिया सकते हैं। कैसे सरिया सकते हैं, एकदम इजी प्रोसेस है। कैसे है, जैसे हमको कोई बोल दिया कि 17 मेरा एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है, तो अब ये 17 को हम क्या पता लगाएंगे। अब बोल दिया सिर्फ एटॉमिक नंबर 17 है, हमको इसका बताना है कि ये नॉन मेटल है, दूसरा चीज बताना इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, और तीसरा चीज बताना इसका वैलेंसी कितना है। तो अब हम इसको कैसे ये करेंगे, एक छोटा सा सवाल नंबर देके कोई मेरे से इतना कुछ पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे। अब याद हम कर लिए वैलेंसी, क्योंकि सर बोले थे हमको वैलेंसी याद करने को, हम याद कर लिए, लेकिन यहां से हम कैसे बता सकते हैं। तो यहां से जो बताने का प्रोसेस है उसको कुछ नहीं करना है, इसको हम 2n² के फॉर्मेट में तोड़ देते हैं। तो सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, 2 और 8 10 हो गया, लास्ट में क्या मेरा बचेगा, 7 बचेगा। तो अब 7 लिख दिए हम, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस नंबर का। अब इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये मेटल है, नॉन मेटल है, मेटालॉइड है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, यहां से तो हमको क्लियर हो गया। तो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस नंबर इज 7, क्लियर। अब इसका नॉन मेटल है या मेटल है, तो इसको हम चेक कर लेंगे कि 8 के नजदीक में है तो -1 हो गया, तो इसका वैलेंसी क्या है, -1। जब भी वैलेंसी जिस भी चीज का, जिस भी एलिमेंट का वैलेंसी -1 माइनस के फॉर्मेट में रहेगा तो समझ जाना वो नॉन मेटल है। तो यहां हमको पता चल गया ये नॉन मेटल है, एकदम इजी, क्लियर हो गया। अब हम इसी एलिमेंट को हम कंपाउंड बनाते हैं, यही एलिमेंट से हम कंपाउंड बनाते हैं। तो अब हम ये एलिमेंट से कंपाउंड बनाए, कैसे हम बनाते हैं, तो यहां हम ये पोजीशन को हम मिटा देते हैं। होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा दिए हैं। अब हम आयनिक फॉर्मेशन, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होता है उसको समझाते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है हमको कोई एक चीज का जरूरत है, हम ये भी चीज पहले समझा दिए, हमको कोई एक चीज का जरूरत है और वो चीज किसी दूसरे के पास में है, वो चीज किसी दूसरे के पास में है, तो वो मेरा मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन हम शर्त तो ये है कि हम मांगे तब ना, अगर हम नहीं मांगेंगे तो वो देगा नहीं, क्योंकि उसको क्या जरूरत है, इस वजह से हम मांगते हैं। तो जो चीज मेरे पास में कम है वो हम सामने वाला से मांग लेंगे और वो मेरा फुलफिल कर दिया तो ये मेरा काम कंप्लीट हो गया, तो ये मेरा एक नया कंपाउंड बन सकता है। जैसे ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, फर्क सिर्फ इतना है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, स्टेबिलिटी फॉर्म कर रहा है, इसको हम नोबल गैस कहते हैं। ये सबको छोड़ के बाकी जितना भी दिख रहा है ये सारा कुछ तो अनस्टेबल है ना, तो इसको तो स्टेबिलिटी फॉर्म करना होगा। तो स्टेबिलिटी कैसे फॉर्म करेगा, कभी भी तुम देखे हो कि O को हम सिर्फ O लिखेंगे, O मतलब कुछ नहीं होता, O इज अ लेटर ऑफ अल्फाबेट ABCDEFGHIJKLMNO, लेकिन यही चीज के साथ हम कुछ नहीं किए, हम सिर्फ नीचे में 2 लगा दिए, तो तुम डायरेक्ट बोलोगे सर ये तो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। यही सेम चीज है, जैसे हम अभी तो थोड़ा देर पहले समझाते हैं, हम यहां लिख दिए H2O, तुम बोलोगे सर ये वाटर है, क्योंकि तुम लोग थोड़ा सा जानकार हो। लेकिन यही अगर हम लिख देंगे HO, हम पूछेंगे अब इसका कोई मीनिंग है, तो तुम बोलोगे नहीं सर कोई मीनिंग नहीं है सर। लेकिन हाँ, ये चीज को अगर हम उल्टा करके लिख देंगे
तो शायद तुम बता सकते हो कि इसका मीनिंग है। OH मतलब हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, HO का कोई मतलब नहीं होता। तो OH का मीनिंग आ गया, लेकिन H2O का भी मीनिंग आ रहा है। तो ये सब चीज हमको अभी क्लियर करना है। तो अभी क्लियर कैसे करेंगे? एकदम आसान है, थोड़ा सा तो आगे हम चालू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्लियर हो गया। अब हमको आयनिक फॉर्मेशन समझाना है, जिसको हम आयनिक फॉर्मेशन का भी फॉर्मेट समझा दिए। जो चीज का कमी है दूसरे से हम उसको मान के मैनेज कर लेंगे। अब देखो ध्यान से, ये जितना भी है 1 2 3 4 5 6 7, ये चाहेगा कि हम अपने आप में स्टेबल हो जाए, हम अपने आप में स्टेबल हो जाए। तो ये जो है, इसको स्टेबल करने के लिए ये वाला नंबर को खोना पड़ेगा, ये भी जो है ये भी नंबर को खोना पड़ेगा, तब जाके स्टेबल होगा। अब जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास में 9 रुपया है और कोई सामान मेरे को 10 रुपए में मिल रहा, ठीक है, 9 रुपया है और वो सामान मेरे को 10 रुपए मिल रहा। मेरे पास, मेरे बगल में एक दोस्त है जिसके पास में 11 रुपया है और वो सामान 10 रुपए में मिल रहा। तो वो क्या करेगा? मेरा मदद कर सकता है। कैसे? वो जब सामान खरीदेगा तो उसके पास 1 रुपया बच जाएगा, वो वाला 1 रुपया हमको दे देगा, तो मेरे पास भी 9 प्लस 1 10 हो गया, तो वो भी सामान हम ले सकते हैं। लेकिन यही चीज में अगर हम बोलेंगे कि काम करो बाबू, मेरे पास में 50 रुपए का सामान है, मेरे पास में मात्र 20 रुपया है, तुम मेरा 30 रुपए का मदद कर दो, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि 30 रुपए इस कंपेयर में बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो यही चीज है। तो इसके लिए स्टेबिलिटी के लिए इसको लूज करना पड़ेगा, इसको भी लूज करना पड़ेगा, इसको भी लूज करना पड़ेगा। इसके लिए लंबा गेन होगा 4 का। ये जो है ये इसको तो चाहिए 3, क्योंकि अब 5 है, तो अगर 3 मैनेज कर सकता है तो इसको चाहिए, तो ये 2 8 हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसको भी 2 चाहिए तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसको 1 चाहिए तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसमें 1 लूज करना पड़ेगा, 2 लूज करना पड़ेगा, 3 लूज करना पड़ेगा। ये आइदर लूज और गेन करेगा। ये जो है इसको 3 गेन करना पड़ेगा, इसको 2 गेन करना पड़ेगा, इसको 1 गेन करना पड़ेगा। तो हम एक एग्जांपल लिखते हैं। Na और Cl। Na का पता है कितना होता है, लिखा हुआ यहां पर बोर्ड में 281। Cl का कितना होता है 287। अब यहां दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये जो 281 है, ये चाहेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो ये 1 को लूज करेगा, ठीक है, ये 1 को लूज करने का कोशिश करेगा, तब ये अपने आप में स्टेबल हो जाएगा। देख लो 28 जो है, ये स्टेबिलिटी का फॉर्मेट में हम यहां देखें स्टेबल हो गया। लेकिन ये जो है, इसको स्टेबिलिटी के लिए अगर हम 7 लूज करना पड़े तो कोई चांस नहीं बनता। तो अगर इसमें थोड़ा सा और हम मैनेज करें कि अगर 288 करते इसको, तो ये स्टेबल हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर। तो ये वाला जो 1 है ये जाएगा कहाँ? तो ये वाला 1 जो है वो इसके पास आ जाएगा, तो ये भी अपने आप में स्टेबल, ये भी अपने आप में स्टेबल। यही फॉर्मेट अभी हम समझाए थे। 9 रुपया है, किसी के पास सामान लेना 10 रुपए का, और किसी के पास 11 रुपया है, सामान लेना 10 रुपए का, तो वो जो 1 रुपया है वो 9 रुपए में दे देगा, तो 10 हो जाएगा, और इसका भी 10 हो जाएगा, दोनों के सामान लेके घर खुश होके आ जाएगा। तो यहाँ वही चीज हम करते हैं। तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा आगे पढ़ाते हैं। तो आयन फॉर्मेशन इसी को कहते हैं, आयन फॉर्मेशन या आयनिक फॉर्मेशन बोलो, या इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड बोलो, या ये सारा कुछ इसी को कहते हैं। तो अब कैसे होता है समझाते हैं। तो इसका लास्ट का जो नंबर है देख लो, इसका ये दोनों तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं, इसको कुछ नहीं करना, हमको इसको मैनेज करना है, और ये दोनों को भी कुछ नहीं करना, हमको इसको मैनेज करना है।
तो लास्ट का नंबर अगर हम लिखते हैं तो ये +1 है, ठीक है। और इसको जो 7 है ये क्या हो गया, 7 का अभी हम बताए थे ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, इसको वैलेंसी निकालने के लिए हम किए थे 8 से माइनस, तो -1 आ गया। ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये Na+Cl-। तो जो चीज भी लूज करता है, जो लूज करता है, ठीक है, याद रखना, जो भी लूज करता है वो कैट आयन बनाता है, और जो गेन करता है वो एनाइन होता है, ठीक है। लूज आयन कैट आयन, गेन आयन एनाइन। हर टीचर का अलग अलग फॉर्मेट होता है। हम लोग को टीचर समझाते कैशन, तो लेकिन बाद में हमको रियलाइज हुआ कि लगता है सर से कुछ मिस्टेक हो गया होगा, या फिर उनका बोलने का प्रोनाउंसिएशन ही वैसा होगा। तो कैटायन हो या कैशन हो मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ जो ये है कैटायन हम पढ़ते हैं, शायद वो सही पढ़ते होंगे, ये होता है कैटायन और ये एनाइन होता है। तो जो लूज करता है वो कैटायन और जो गेन करता है वो एनाइन। तो ये चीज में Na+ लिखें क्योंकि ये लूज किया, और Cl- लिखें क्योंकि ये गेन किया। तो Na+Cl- करके आ गया मेरा NaCl। यहां तो मेरा 1 नंबर दिखा तो मेरे को दिक्कत नहीं। यही चीज अगर 2 नंबर 3 नंबर के फॉर्मेट से आ जाए तो हम कैसे करेंगे, दिक्कत यहां पर आ जाएगा। तो ये दिक्कत को हमको मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है, तो हम इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यही चीज में हम कुछ नहीं करते हैं, ये नंबर को हम एज इट इज रखते हैं, यहां पर थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। यहां हम चेंजेस करते हैं, तो कैसे चेंजेस होगा, मान लो हम यहां लिख दिए Al, फिर दिक्कत, Al क्या है, मेटल है नॉन मेटल है, तो मेरी उम्मीद से ऐसा लग रहा है मेटल है। ये एग्जांपल हम क्लियर करने के बाद में एक और चीज बता देंगे जिससे एकदम इजी समझ में आ जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया, एकदम इजी फॉर्मेट हो जाएगा। इसके लिए तुम लोग को कोई दिक्कत होगा ही नहीं। कभी भी कोई भी पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, एक झटके में बता सकते हो, सर ये होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो Al हमको दिख रहा है, लास्ट में 3 दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। तो हम लिख दिए, इसका हो जाएगा 2 8 3। इसको स्टेबल करना है तो हम क्या करेंगे, 3 को लूज करना पड़ेगा, और इसको स्टेबल करना है तो इसको 7 को 8 बनाना पड़ेगा, ठीक। तो इसका लास्ट में कितना आ जाएगा, Al 3 प्लस में, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो Al Cl3, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो आ गया Al एल्युमिनियम क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा। ये हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड। यहां समझ में आने का बात यह है कि हम पहले लिए थे Na के साथ Cl लिखे, दूसरा हम लिखे एल्युमिनियम के साथ Cl लिए। दिक्कत यहां पर क्या है और कैसे हमको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इजी तरीके से समझ में आ गया। ये जगह में सबको दिख रहा होगा कि एक मेटल यूज कर रहे हैं और एक नॉन मेटल यूज कर रहे हैं। वेरी गुड। नॉन मेटल प्लस मेटल जो भी बनाएगा वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। अ बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। एकदम इजी क्लियर। अ बॉन्ड बिटवीन मेटल और नॉन मेटल फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। क्लियर है, कोई दिक्कत। एक आक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे और मेरा क्लियर हो जाएगा। केमिकल नेम, अब आगे हम जब पढ़ाएंगे ना तो केमिकल नेम भी इंपॉर्टेंट करता है। तो बेसिक केमिस्ट्री को समझने के लिए हम बेसिक से ही स्टार्ट कराएं कि ताकि केमिस्ट्री तुमको लोड ना लगे, मतलब जीरो से हीरो बनने का चांस तुमको मिल रहा है। तो अब केमिस्ट्री का प्रॉब्लम क्या होता है ना, पहले कंडीशन आता है जब स्कूल में टीचर लोग पढ़ाते हैं तो
ऐसा लगता है केमिस्ट्री है इजी सब्जेक्ट, बाद में हम मैनेज कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हम अभी क्या करते हैं, फोकस कर लेते हैं मैथ में, क्योंकि मैथ डिफिकल्ट है, फिजिक्स में क्योंकि फिजिक्स डिफिकल्ट है। लेकिन एक ऐसा टाइम आ जाता है कि पता चलता है कि केमिस्ट्री सर समझाए, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर दिक्कत ये होने लगता है कि बाकी फिजिक्स और मैथ इजी लगने लगेगा और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लगेगा। तो इस वजह से हम बेसिक से स्टार्ट करा दिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम है, आज नहीं मान लो 7 में हो तुम, अच्छी बात है, 8 में हो तो भी दिक्कत नहीं होता, तो किसी किसी में 9-10 में भी पहुंच जाता है, ये वाला फॉर्मेट नहीं समझ में आएगा तो आगे का क्या समझ में आएगा। इस वजह से बेसिक समझो, एकदम क्लियर होता रहेगा तुम लोग का। तो कैटायन भी समझा दिए, एनायन भी हम समझा दिए, उसके आगे हम समझाते हैं। जैसे H2O बार बार हम बोले थे ना, आज इसको हम बता ही देते हैं कैसे होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का 2 क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देगा H2O आ गया, यही चीज। क्लियर? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड भी समझ में आ गया मेरा, बॉन्ड बिटवीन मेटल और नॉन मेटल फॉर्म इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। ये जितना कुछ भी हम लिखें, जैसे अभी हम लिखें, अब जो हम बनाए, जैसे इसको इसके साथ मिला दिए, मेरा बन गया। अब ये बनाने का प्रोसेस हम समझा दिए, अब इसको तोड़ने का भी तो प्रोसेस होगा, जो चीज बनेगा वो चीज टूटेगा, आदमी जिंदा हुआ मरेगा भी एक दिन, तो वही चीज है यहां पर भी हमको वो चीज समझना होगा। तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिसोसिएशन। क्या कहते हैं? डिसोसिएशन। तो अब जब डिसोसिएशन, जैसे हम NaCl को अगर हम पानी के साथ मिला दे तो Na अपना अलग हो जाएगा प्लस और Cl अपना माइनस हो जाएगा, Na प्लस Cl माइनस, तो ये हो गया डिसोसिएट कर गया, किसके साथ मिलके? पानी के साथ मिलके। इसको अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दे दे, लेकिन डीसी इलेक्ट्रिसिटी देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी देंगे ना तो डीसी देंगे ना होगा, डीसी करंट अगर हम इसमें दे दिए तो ये भी अपना टूट जाएगा, H प्लस O2 माइनस, तो ये हो गया डिसोसिएशन। क्लियर? यहां तक आगे पढ़ाया जाए। इसमें कुछ ऐसा टॉपिक नहीं है कि मेरी उम्मीद से ऐसा लगता होगा तुम लोग को कोई प्रॉब्लम हो, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम क्लियर करने के लिए यहां हैं। इसके आगे हम समझाएंगे, तो हम 4 नंबर का एक नंबर देखे होंगे जिसके लास्ट में 4 आया होगा, ऐसे आया था? तो इसको हम मेटलॉइड के फॉर्मेट में समझाए थे तुम लोग को कि हाँ ये मेटलॉइड होता है, लेकिन सवाल यहां पर ये आकर रुक गया यहां पर मेरे पास कि ये जो 4 है ये मेरा लूज करेगा या गेन करेगा। दिक्कत बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो गया यहाँ पर। 1 जो था वो लूज कर देगा तो ना आ गया, 2 जो है लूज कर, कम है लूज कर दिया, 3 जो है लूज कर दिया, मैनेज हो गया, 7 जो है उसको गेन चाहिए, 1 मिल जाएगा मैनेज हो जाएगा, 6 को 2 मिल जाएगा मैनेज हो जाएगा, 5 को 3 मिल जाएगा मैनेज हो जाएगा। 4 के साथ मसला क्रिएट हो गया। मसला इतना बड़ा है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। मान लो हमको 20,000 रुपए का अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गया, 2,000 हो गया ना, 20,000 का अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गया। अब सवाल यहां पर यह है कि हम किससे मांगे 20,000 रुपया, क्योंकि 20,000 इज अ तो 20,000 को मांगने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक दिमाग लगाएंगे।
तो ये दिमाग हम क्या लगाएंगे, कैसे करेंगे? हम क्या किए, हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं कि यार मेरे पास 4-5 दोस्त होगा जिसको हम स्प्लिट करके फॉर्मेट समझा दें तो वो शायद मेरे को देने के लिए तैयार हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम 5,000 को, हो सकता है मेरे पास में 10 दोस्त रहेगा तो हम 2-2 हजार रुपए करके भी मांग सकते हैं। अब सवाल आया कि हम तुमसे मांगे किस? सुनो, हमको 20,000 रुपए का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और वो भी अभी। कोई दे पाएगा? पहला तो ये सोचेगा अरे यार इतना बड़ा अमाउंट। दूसरा बोलोगे सर पैसा मांग रहे, हो सकता है कल सर गेम हो जाए तो मेरा 20,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बहुत सा चीज आ जाता। तो इस वजह से हम क्या किए, स्प्लिट कर दिए इसको। स्प्लिट क्या किए कि हम बोले एक काम करो, मेरे को 20,000 रुपए का जरूरत था लेकिन मेरे पास सारा अमाउंट का मैनेजमेंट हो चुका है। ये होता है दिमाग। 20,000 रुपए का जरूरत था, मेरे को सारा अमाउंट का मैनेजमेंट हो चुका, बस मेरे को 5,000 रुपए घट रहा। तो सब कोई क्या सोचेगा, जो भी अरे यार दिक्कत हो गया सर को, बाकी सबको मेंटेन हो चुका है, एक काम करते सिर्फ हमको 5,000 रुपए देना है, सर को दे देते। तो पहला मेरा 5,000 मेरे पास आ गया। दूसरा कंडीशन भी यही सेम चीज हम दूसरा पार्ट में रिपीट करेंगे, फिर आ गया। ये सब जो 5,000 रुपए लेंगे ये नॉर्मल अमाउंट है, सबसे हम मैनेज करके ले लिए। मेरा कितना फुलफिल हो गया रिक्वायरमेंट, 20,000 रुपए चाहिए था, लेकिन ये 4 पार्ट में आया। लेकिन आया किसके पास? मेरे पास में। यही सेम कंडीशन इसके साथ होगा, क्योंकि ये 4 एक ठो किसी से मांगे तो कोई नहीं देगा। वो क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा कि भाई हमको जरूरत है 4 का, लेकिन मेरे पास में सारा कुछ मैनेज हो गया है। ठीक है, तो ये जब तुम लोग 5-5 हजार रुपया हमको दोगे तो ये सिर्फ तुमको फायदा हुआ या मेरे को फायदा हुआ? ऐसा नहीं है, ये तुमको भी फायदा हुआ। कैसे? क्योंकि हम तो तुमसे 5,000 रुपया उधार ले रहे हैं ना, बाद में तो हम तुमको रिटर्न करना ही है। तो यही फॉर्मेट यहां पर काम आएगा, क्योंकि रहा बात यहां कार्बन का होता है टोटल 2 और 4, लेकिन कार्बन को चाहिए ऐसा फॉर्मेट समझना। तो ये इसके लिए तो हमको कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो ये 4 आएगा कहां से? तो कार्बन क्या किया, अपना मस्त दिमाग लगा लिया। जिस तरह हम दिमाग लगाए तो कार्बन भी अपना एक तरीका का दिमाग लगा लिया। देखो, अगर कार्बन चैप्टर समझाते हैं ना तो बहुत मजेदार सब है कार्बन को समझने के लिए। तो ये थोड़ा सा ऊपर क्लास का फॉर्मेट आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम तुम लोग को नॉर्मल समझा देते हैं। जब कार्बन का क्लियरिफिकेशन आया ना तो एक बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे, वो बोले थे कार्बन से कोई भी समान मतलब कोई भी कंपाउंड बन ही नहीं सकता। कार्बन अगर बन गया तो उसको हम भगवान का ये बोलेंगे, इसी को हम कहते हैं वाइटल थ्योरी। ठीक है, उसके बाद उन्हीं के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम ओहलर था, वो क्लियर किए कि अगर हम बनाना चाहें तो कार्बन से दुनिया का सबसे ज्यादा कंपाउंड बन सकता है। और आज हम लोग वही चीज पढ़ रहे हैं कि ग्राफाइट कार्बन से ही बना है, डायमंड कार्बन से ही बना है, कोल कार्बन से ही बना है। जितना भी कुछ हम लोग आज मीथेन, प्रोपेन, बुटेन, जितना कुछ भी है ये सब कुछ कार्बन। हद तक के जो भी चीज हम लोग नॉर्मल खाते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल, लड़की लोग को चॉकलेट बहुत पसंद होगा, पसंद है। अब अगर हम बोल दिए कि चॉकलेट क्या चीज से बना है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो चॉकलेट का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कार्बन आता है, C7H8N4O2, ये होता है चॉकलेट का फॉर्मूला। तो जितना भी कुछ हम लोग यूज कर रहे हैं वो मैक्सिमम चीज में कार्बन आता है। जितना भी चीज हम लोग यूज कर रहे हैं वो मैक्सिमम चीज में कार्बन आता है। तो हम कार्बन का ये समझाते हैं। तो अब हम कार्बन के इसमें समझते हैं। तो पहला में आ जाता है आइसोमर प्रॉपर्टी, जो हम तुमको लोग को पहले इससे पहला वाला क्लास में हम समझा चुके थे कि आइसोमर प्रॉपर्टी होता क्या, उसी का थोड़ा सा ये है। तो कार्बन है यहाँ 4, ठीक है, अलग इससे बना देंगे ताकि तुम लोग को समझ में आसानी हो जाए। 1, 2, 3 और 4। सवाल यहां पर आया कि कार्बन में 4 है, सवाल यहां पर आया कार्बन में 4 है, तो कार्बन को और कितना चाहिए? 4 और चाहिए। कितना चाहिए? 4 और चाहिए।
एक मिनट। सवाल यहां पर आके रुक गया, कार्बन को और चार्ज चाहिए, तो कार्बन को और चार्ज देगा कौन? तो हम क्या बोले थे, स्प्लिटिंग करके मांग लेगा। तो वो हाइड्रोजन को स्टेबल करने के लिए कितना चाहिए? एक और चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन पहले से मेरा 1 के फॉर्मेट में रहता है, यहाँ पहले भी लिख चुके थे 1। इसको स्टेबल के लिए चाहिए क्या? ये नजदीक किसके है? हीलियम के, तो इसको 2 चाहिए। 2 अगर पूरा मिल गया मतलब सिर्फ इसको 1 चाहिए, 1 + 1 = 2। तो ये पहले से 1 है तो और 1 चाहिए। क्या करेगा? यहाँ कार्बन इन्विटेशन देगा। किसको देगा इन्विटेशन? हाइड्रोजन को, कि भाई मेरे को पैसा का जरूरत है या फिर मेरे को ये चीज का जरूरत है, तुम आ जा मेरा मदद कर दे। तो हाइड्रोजन आया। जैसे हाइड्रोजन आया तो इसको पता चला, अरे वाह हम आए तो मेरा काम हो गया। वो क्या किया? अपना काम हो गया, वो अपना निकल गया। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन आया, वो भी देखा कि अरे हम आए मेरा काम हो गया। तीसरा हाइड्रोजन आया, वो भी देखा मेरा काम हो गया। लेकिन अभी तक कार्बन का काम कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है। जैसे चौथा हाइड्रोजन आया, ये अपना काम जैसे कंप्लीट किया, तब कार्बन को पता चला कि ये चौथा हाइड्रोजन के आने पर मेरा काम कंप्लीट हो गया। तो मेरे को कितना का जरूरत था? 20,000 का। 3 बच्चा अगर 5-5 हजार करके दिया तो 15,000 हुआ। जैसे चौथा बच्चा आया तो वो 5,000 दिया, तो 15 + 5 20,000 टोटल हो गया। मेरा काम क्लियर। यहां पर भी कार्बन का काम क्लियर। तो कार्बन को कितना मिल गया? 2, 2 4, 2 6 और 2 8। तो कार्बन मेरा स्टेबल हो गया, जिसको हम लिखेंगे CH4। इसी का नाम होता है मीथेन। ठीक है, इसी का नाम होता है मीथेन। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। या टेट्रावैलेंसी, या कैटेनेशन। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, टेट्रावैलेंसी या कैटेनेशन। ये तीनों चीज से मेरा क्लियर हो गया कि कार्बन ये हो गया। अगर हम सिर्फ एक फॉर्मेट से बनाए तो ऐसा हुआ CH4। हम आइसोमर बता दिए थे, उसी को हम थोड़ा सा और इलाबोरेशन करके बता देते हैं कैसे होता है, कैसे काम करता है। तो ये चीज को अगर हम ये वाला जगह अगर हम मिटा देते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए, तो हम मिटा दिए इसको। अब यहां पर सवाल आ गया, यहां पर 2 कार्बन हम लेते हैं, 2 कार्बन ले लेते हैं। तो जैसे हम 2 कार्बन लेते हैं तो ये 2 कार्बन में देख लो, ये 2 कार्बन में एक यहां है और एक यहां है। तो इसको तो मेरा काम हो गया। अब कार्बन के पास में कितना है? ये इससे मदद ले लिया तो मतलब 1 2 3 4 5। अब वो वाला कार्बन को भी 3 चाहिए और ये कार्बन को भी 3 ही चाहिए। ठीक है, तो ये 3 का प्रोसेस काम कर जाएगा। तो ये हाइड्रोजन पहला आया अपने आप में स्टेबल, दूसरा हाइड्रोजन आया अपने आप में स्टेबल, तीसरा हाइड्रोजन आया अपने आप में स्टेबल। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस से हमको पता चल, यहां पर भी हम देख लेते हैं। ये हाइड्रोजन आया स्टेबल, ये हाइड्रोजन आया स्टेबल, ये हाइड्रोजन आया स्टेबल। लेकिन यहां काम हो गया? हाँ हो गया। कैसे हो गया? सर यहाँ पर तो आप बोले थे 4 लगता है, लेकिन यहाँ देख लो कैसे लगेगा। 4 नहीं लगेगा। कितना लग रहा है टोटल? देखो 3 और 3 6। इसलिए 6 लग रहा है क्योंकि कार्बन एक पहले से कार्बन के साथ में मिल जा रहा है। एक कार्बन दूसरा कार्बन के साथ में पहले से मिल जा रहा है। तो अब 8 का प्रोसेस तुमको बना के दिखाना है ना, अभी हम 8 का प्रोसेस दिखा देते हैं। ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, 2 2 4, 2 6 और 2 8। यहां पर भी 2 2 4 2 6
और इधर से अगर हम देखते हैं तो 2 8। तो इसका फॉर्मेट हो गया C2H6, इसका नाम हो जाएगा इथेन। समझ में आया? इसी का नाम हो जाएगा इथेन। तो मीथेन, इथेन, यही चीज हम बताए थे आइसोमर के फॉर्मेट में। तो अब लिखे हैं यहां पर मीथेन, यहां पर लिखे हैं इथेन। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि मीथेन और इथेन दोनों भाई भाई है। भाई भाई इसलिए है क्योंकि इसका कार्बन के फॉर्मेट में है, लेकिन दुश्मनी बहुत ज्यादा है। क्या दुश्मनी है? अगर हम इसका डिटेल पढ़ने पर आ जाएंगे तो बहुत अलग अलग फॉर्मेट आ जाएगा, बहुत डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहला चीज, मीथेन जो है वो पॉइजनस होता है, इथेन पॉइजनस नहीं होता, यही से शराब बनता है। दूसरा चीज, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट में आसमान जमीन का फर्क है, बॉइलिंग पॉइंट आसमान जमीन का फर्क है, चेंजेस इसका फिजिकल और इसका फिजिकल में भी बहुत फर्क है, केमिकल में भी बहुत फर्क है। तो डिफरेंसेस सिर्फ हुआ CH2 का, डिफरेंसेस सिर्फ हुआ CH2 का, लेकिन डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो गया। तो यही चीज होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन पूरा चेंज हो जाए, कुछ मटेरियल को एडिशन और कुछ मटेरियल को सब्ट्रैक्शन करने पे, लेकिन मटेरियल सेम वही रहेगा। इसमें भी C है, इसमें भी H है, इसमें भी C है, इसमें भी H है, लेकिन कैरेक्टर वाइज में बहुत डिफरेंसेस हो गया। यही फंक्शन पूरा चेंज कर दे और स्ट्रक्चर पूरा चेंज कर दे, लेकिन मटेरियल वही लगा रहता है। इसको कहते हैं आइसोमर और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी। यहां तक क्लियर है? कार्बन लगता है 4 के फॉर्मेट से किसी भी चीज को यूटिलाइज करने के लिए। तो ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा मीथेन, इथेन। इसी तरह अगर हम आगे तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर क्लास 10 के फॉर्मेट में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है CBSE में, और हाइड्रोकार्बन के फॉर्मेट में है ICSE में, उसको अगर हम आगे क्लास में हम समझाएंगे। तो अभी तो हम फिलहाल बेसिक बता रहे हैं कि बेसिक से तुम लोग का आगे के लिए दिक्कत ना हो। बेसिक अगर क्लियर है तो प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉर्ट आउट है। हम ये वाला लाइन हर समय से बोल रहे हैं कि जब घर का फाउंडेशन बनता है तो वही इंपॉर्टेंट होता है। अगर घर का फाउंडेशन खराब बन गया तो हम G+5 G+6 नहीं बना सकते। तो घर का फाउंडेशन में जितना अच्छा से हम मेहनत कर ले, वही हाल है यहाँ पर। तो केमिस्ट्री में 0 से हीरो बनने के लिए बेसिक केमिस्ट्री मेरा क्लियर होना चाहिए। अगर 0 से 0 ही बनना है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से ये चीज समझ में आ गया। पहला, नील्स बोहर क्या फॉर्मेट समझाए थे वो समझा दिए थे, 2n² के फॉर्मेट में सीक्वेंस और सीरीज में सरियाने का तरीका समझा दिए थे। दूसरा, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ गए। तीसरा चीज, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ के याद किए कुछ नहीं, लेकिन समझ पूरा गए हैं। यही तरीका होता है समझने का, याद करो मत, समझ जाओ अपने तरीका से। समझना एक स्टेज होता है हर चीज का, तो हर चीज के स्टेज के हिसाब से वो काम अगर आदमी करे तो आदमी को सब माना जाता है। जैसे अभी का टाइम है मेरे को पैसा कमाना, मेहनत करने का, कोई भी फील्ड से। अब हम ये टाइम में हम जाएंगे बच्चा लोग के साथ में क्रिकेट खेलेंगे और दिन भर घूमते फिरते रहेंगे तो आदमी मेरे को बेवकूफ समझेगा। और जो बच्चा 1 2 3 में पढ़ रहा है, नर्सरी में पढ़ रहा है, उसको बोलेंगे कि कंपनी में जॉब करो तो आदमी उसको बेवकूफ समझेगा। ठीक है, तो ये सब है। तो हर चीज का एक नर्सरी के क्लास का बच्चे को ABCD को रटाया जाता है, ना कि उसको समझाया जाता है। और उसके बाद जब हम लोग ऊपर में जाते हैं 3 4 5 में जाते हैं तो उसके बाद बोला जाता है टीचर समझ लो समझ लो समझ लो। याद नहीं बोलते हैं टीचर, याद करने के लिए एक टाइम होता है, उसका एक एज होता है, उस टाइम में हम याद कर लेंगे। अभी कोई भी मेरे से पूछेगा ABCD, हम पूरा आंख बंद करके बता देंगे, 1 2 3 4 पूरा बता देंगे, क्योंकि हम याद कर चुके हैं। अभी तक हम लोग को जॉनी जॉनी यस पापा याद होगा। ठीक है, उसके बाद एक ऐसा स्टेज आएगा जो हम लोग सब कुछ भूलना चालू कर देंगे। जैसे तुम्हारे दादा दादी लोग का एक स्टेज आता है, उस समय हम भूलना चालू हो जाता है। तो जो जिस स्टेज में है उस समय में समझ जाओ। ठीक है, अब हम आगे समझा देते हैं। तो पहला हम इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड समझा दिए हैं। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड समझ गए, कोवैलेंट बॉन्ड भी समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझ में आ गया, नील्स बोहर का प्रिंसिपल भी समझ में आ गया।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी समझ में आ गया, वैलेंसी भी समझ में आ गया। अब हम किसी भी चीज को अगर हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका वैलेंसी कितना होगा। लेट अस रिवाइज 12। व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द वैलेंसी, इज दिस मेटल और नॉन मेटल, क्लियरफाई। 2 8 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2, वैलेंसी इज इक्वल टू +2, दिस इज अ मेटल, क्लियर। आगे एक और देख लेते हैं। 2 8, 2 और 8 10, 10 और 8 18 और 3 21, 21, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंसी +3, मेटल और नॉन मेटल, मेटल, क्लियर। 24, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी -2, नॉन मेटल, इजी, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ गए। क्या चीज समझे थे? 2n² का फॉर्मेट समझे थे। अब इसमें हमको समझ लिए, याद नहीं करना पड़ेगा। याद क्या करना है? वैलेंसी हाइड्रोजन का 1 होता प्लस में, हीलियम का नहीं होता, लिथियम का 1 होता प्लस में। ऐसे याद करेंगे तो मेरा जमाना बीत जाएगा और केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगा। इस वजह से ऐसे फॉर्मेट में अगर हम समझा दिए तो मेरे लिए आसान हो गया, तुम लोग के लिए भी आसान हो गया कि एक बार में हमको समझ में आ गया, क्लियर है। अब हम लास्ट समझा देते हैं जिसको हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ बॉन्ड को अगर हम समझाते हैं इससे पहले थोड़ा सा फॉर्मेट तुम लोग को समझा देते हैं। शेयरिंग ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एक क्लास में टीचर है, वो क्या कर रहे हैं, डायग्राम भी बता रहे हैं और थ्योरी भी बता रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो गया कि मेरा एक दोस्त बगल में बैठा हुआ, उसके पास पेन नहीं है और मेरे पास पेंसिल नहीं है। तो सर जब डायग्राम बता रहे हैं और थ्योरी बता रहे हैं दोनों में, तो हम लोग दोनों में ना आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लिए, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्या अंडरस्टैंडिंग की कि भाई जब सर पेंसिल का काम करेंगे ना, तुम पेन का कर लेना, और जब पेन का काम करेंगे हम पेंसिल का कर लेंगे। ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया दोनों के बीच में हम लोग के। तो इसी को कहते हैं शेयरिंग ऑफ बॉन्ड। मतलब तुम मेरा मदद कर दो, हम तुम्हारा मदद कर देंगे, क्लियर है। तो यही चीज हम थोड़ा देर पहले ऐसे बताए थे। ओ को हम ओ नहीं लिखते, ओ को हम ओ लिखेंगे तो ये लेटर ऑफ एन अल्फाबेट हो जाएगा। यही चीज को अगर हम ओ के साथ 2 लिख देते हैं तो इसको हम डायरेक्ट ऑक्सीजन बोल देते हैं। लेकिन यहां पर हम ओ का भी मतलब तुमको बताएंगे। ओ का मतलब होता है नेसेंट ऑक्सीजन। लिख लो, याद रहेगा बात के लिए। जितना कुछ हम समझा रहे हैं इसके नोट्स का फॉर्मेट देखते जाओ, क्लियर होता रहेगा तुम लोग का बेसिक केमिस्ट्री। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर चीज एक बार में याद हो जाए। कुछ कुछ ऐसा चीज होता है जिसको हम बना के नोट्स रखेंगे रोजाना। अगर हम एक बार में हम देख भी लिए ना तो मेरा रिवीजन हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये होता है नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या काम आता है? तो नेसेंट ऑक्सीजन मेरा काम में आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर क्या होता है, अगर हम आगे बताने से पहले हम थोड़ा सा जस्ट डेमो दे देते हैं क्या होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में। नेसेंट ऑक्सीजन यूज किया जाता है, जैसे हम क्लोरीन डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, ये सारा कुछ डालते हैं। लेकिन हम बॉइलिंग भी करते हैं, तो बॉइलिंग में क्या होता है, कुछ कुछ जर्म्स ऐसा रहता है जो टोटल तरीके से मरता नहीं है, या कुछ कुछ जर्म्स ऐसा होता है जो हैबिटेशन की वजह से वहां पर मौजूद हो जाता है। तो यही चीज अगर हम नेसेंट ऑक्सीजन डाल देते हैं तो वो क्या करता है, वो जर्म्स को खत्म कर देता है टोटल तरीके से और उसको डिजायरेबल बना देता है। दूसरा चीज नेसेंट ऑक्सीजन क्या चीज में काम करता है, ये होता है ऑक्सीजन। इसमें अगर हम O2 प्लस O मिला दिए तो ये हो जाएगा O3, और O3 पता है क्या होता है, ओजोन गैस। ये क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेस से हमको बचाता है, ठीक है। तो नेसेंट ऑक्सीजन सिंपल सा बात है, ओजोन बनाने में काम आता है और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में काम आता है।
जो बिस्लरी, एक्वाफीना, ये सारा कुछ हम लोग पीते हैं, वो सब में तुम लोग ये भी देखे होगे, प्रचार उचार में केंटून के प्रचार में आता ना O+, RO, उसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ये सारा कुछ है। तो O यूज होता है नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखो, ऑक्सीजन के लास्ट में हमको 6 रहता है। ऑक्सीजन का लास्ट हम देखते हैं, थोड़ा सा फिर से रिवीजन करते हैं। यही चीज लिखे थे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर टोटल 8 होता है। ऑक्सीजन लिखते लिखते आदत हो गई। ऑक्सीजन टोटल होता है ऑक्सीजन का 8। तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तोड़े 2 और 6। इसको चाहिए 2। क्या चाहिए इसको? 2 चाहिए, तब ये स्टेबल होगा। ठीक है, फिर यहां पर भी वही चीज है, ये भी ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है। इसको चाहिए 2, तो हम ये क्या किए, इसको हम 2, एक 3, एक 4, एक 5 और एक 6, इसका भी 2, 3, एक 4, एक 5, एक 6, इसको भी स्टेबल होना है, इसको भी स्टेबल होना है। ठीक है, तो ये क्या किया, एक काम करते हैं, हम तुम्हारा मदद कर देते हैं, तुम मेरा मदद कर दो, दोनों स्टेबल हो गया। इसको लिखेंगे O2। क्लियर? इसी तरह नाइट्रोजन के साथ हो जाएगा। तो नाइट्रोजन में कितना होता है? 5 होता है। इसको स्टेबल के लिए चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इसको स्टेबल करने के लिए 8 चाहिए, इसको भी स्टेबल करने के लिए 8 चाहिए। तो हम ये क्या किए, इसको हम ऐसे बना कर दिए और इसको हम यहाँ ऐसे कर दिए। तो लिख देंगे N3। ये हो गया मेरा शेयरिंग ऑफ बॉन्ड। क्लियर यहाँ तक? आयनिक फॉर्मेशन, मेटल प्लस नॉन मेटल। शेयरिंग ऑफ बॉन्ड में जरूरत नहीं पड़ता, मेटल हो सकता है मेटल को मेटल के साथ भी जोड़ देते हैं, नॉन मेटल को नॉन मेटल के साथ भी जोड़ देते हैं। और लास्ट आ गया कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में कार्बन के साथ होता है। यहाँ तक टोटल क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। जो जो चीज हम तुम लोग को समझाएं, ये सारा कुछ को तुम लोग नोट्स के फॉर्मेट में इसको देख लो। जितना भी बेसिक केमिस्ट्री का फॉर्मेट है, यहां तक में तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। इसके आगे हम तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे।